वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स में हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए मुश्किलात में इजाफे का सिलसिला जारी है। इलेक्शन कमीशन ने अदम पेशी पर इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के वारंट जारी कर दिए हैं। ये वही मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन को उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की हिदायत कर रखी है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये मामला तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए बड़ा ख़तरा बन चुका है? डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिर बिग चुगताई साहब ने, मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इरफान हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है इम्तियाज़ गुल साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। एनबी से आपकी जानिब आऊँगी, आपके ख्याल में ये मामला कितना बड़ा है, कितना बड़ा ख़तरा है खान साहब के लिए, और क्या खान साहब को इस बात का इदराक है, एहसास है? मेरे ख्याल है उनको एहसास नहीं है, लेकिन इतना बड़ा खतरा नहीं जितना हम समझ रहे हैं इसको। एक मामूली सा केस है, आम सा केस है। इसमें एक माफ़ीनामा चला जाता है कि जी मुझसे गलती हो गई, हमारे और बड़े बड़े लोगों ने किया है। असद उमर ने किया है, इमरान खान ने हाई कोर्ट में किया है, सुप्रीम कोर्ट में किया है। सब करते रहे, हम भी करते रहे, साफ़ी भी करते रहे, सब लोग करते रहे। तो ये ऐसी कोई बात नहीं होती। एक वार्निंग होती है, एक तंबी होती है कि भाई नहीं करे, क्या करें इस तरह। बास केसेस में जैसे दानियाल अजीज़, तलाल वगैरह केस थे, मामला सीरियस हो गया था तो डिस्क्वालीफाई भी हो गए, वो नायल भी हो गए। बाज में नहीं होता है ये, तो डिपेंड करता है कोर्ट और बंदे के दरमियान होता है। अब ये कहती हैं ये कोर्ट नहीं है, अदालत कहती है कि ये कार्रवाई कर सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि हम इसको भी लेकर कंटेम्प्ट में जाएंगे कि इन्होंने तौहीन अदालत की है इलेक्शन कमीशन ने, जबकि एक दरख्वास्त ये पहले ही अपनी फाइल इन्होंने की थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार ने उसको वापस कर दिया था कि ये केस बनता ही नहीं है, क्योंकि किसी आईनी अहदेदार के खिलाफ आप तौहीन अदालत की दरख्वास्त फाइल नहीं कर सकते। तो उन्होंने विड्रॉ कर ली थी। अब ये फिर जाएंगे, फिर विड्रॉ कर लेंगे। मेरा अपना ख्याल है कि पीटीआई ने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं लीगल फ्रंट पर। उनका जो मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि लीगल टीम है वो मुस्तकिल गलतियाँ कर रही है, बाबर रहमान साहब से लेकर फवाद चौधरी तक। शुक्र है फवाद चौधरी अब कोर्ट में पेश नहीं होते, फैसल भी कम हो रहे हैं, और अब ख्वाजा हारिस वगैरह जैसे बहुत अच्छे वकील अब उन्होंने हायर किए हैं। तो देखते हैं कि आला अदालतों में क्या होता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये मसला ऐसा नहीं है कि जो सीरियस हो, और जो मसले हैं इमरान खान साहब पर और जो मुकदमे जो एडिशनल सेशन जज की कोर्ट में चल रहे हैं वो हैं, और दूसरे मुकदमे वो सीरियस है। ठीक है, आपके ख्याल में ये मसला खान साहब के लिए इतना ज़्यादा संजीदा नौयत का नहीं, आपका पॉइंट आ गया। इम्तियाज़ गुल साहब, जिस तरह की एनबीसी कह रहे हैं कि ये मामला शायद इतना संजीदा है नहीं, आपके ख्याल में तोशाखाना पंजाब हुकूमत का मामला या फिर तौहीन इलेक्शन कमीशन, ज़्यादा बड़ा अहम मसला क्या है खान साहब के लिए? कौन सा ऐसा मसला है जो परेशानी का सबब बन सकता है? देखिए जी, ज़्यादा बड़ा मसला इमरान खान साहब खुद हैं, उनके अपने नज़रियात हैं, और ये हकीकत के वो तमाम सिस्टम के सामने इस वक्त तन्हा खड़े हैं, और सिस्टम के बाकी जितने कल पुर्जे हैं, चाहे वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे उनकी मुखालिफ सियासी जमातें हैं, उनकी ख्वाहिश है कि किस तरीके से इमरान खान को बोल्ड कर दें, क्लीन बोल्ड कर दें, और वो एक ही सूरत में है कि उनको नाअहल करार दे दिया जाए। तो बुनियादी तौर पे इमरान खान की जो अपनी पोजीशन उन्होंने ले रखी है, जो जारहाना अंदाज उन्होंने इख्तियार कर रखा है, वही उनका सबसे बड़ा मसला है। उसी के ज़रिए दूसरों को तकलीफ़ हो रही है, और उस तकलीफ़ को रफ़ा करने के लिए चूँकि वो बरसर इक़्तिदार हैं, इख्तियार उनके पास है, लिहाजा वो कोई भी हरबा इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेंगे। ठीक है, इरफान, खान साहब ये कहते हैं बार बार, अक्सर अब नज़र आता है जब भी वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं और स्क्रीन पर आते हैं, तो वो कहते हैं कि ये मुझे नाअहल कराना चाहते हैं, नाअहल करने लगे हैं। क्या ऐसा नहीं लगता कि खान साहब खुद से मौका फराहम कर रहे हैं कि उन्हें नाअहल कर दिया जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता कि कोई मौका इस तरह फराहम करे। पहली बात तो नासिर भाई का जो कह रहे हैं ना कि अदालत ने ये कह दिया है कि आप किसी भी आईनी इदारे के हवाले से
तौहीन अदालत की दरखास्त नहीं कर सकते। मैं सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी एक करेक्शन कर दूं, जस्टिस जवाद हसन साहब का एक ऑर्डर है 5 तारीख का, जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली आखिरी सफे पे लिखा है कि नो एडवर्स एक्शन शैल बी टेकन अगेंस्ट द पिटिशनर। खान साहब दरखास्त गुजार हैं और इलेक्शन कमीशन के रवैये के हवाले से वो ऑलरेडी अदालत के अंदर मौजूद है और इसके ऊपर अभी सुनवाई होनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बात कर रही है कि हम तौहीन अदालत में जाएंगे, वो इस बुनियाद पर कर रही है। ये 5 तारीख का जो ऑर्डर है इस बुनियाद पर, चूंकि अदालत का बड़ा वाज़े जो हुक्मनामा है मौजूद है और जब केस एक ऑलरेडी पेंडिंग हो तो उसके बाद किसी किस्म का एक्शन जो है वो नहीं लिया जा सकता। दूसरी जो चीज आपने कही इलेक्शन कमीशन के हवाले से, देखें पाकिस्तान के अंदर खान साहब ना बार बार ये कह रहे हैं कि आप अदालतों, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है ना, ये एक न्यूट्रल होकर काम कर रहे हैं, लेकिन ये न्यूट्रल नहीं है। हमने देखा और 2017 से हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक हुक्मनामा जो है वो जारी करती है और कहती है कि जितनी भी फंडिंग हुई है ना तमाम जमातों की, इसका फैसला किया जाए, लेकिन आज तक फैसला नहीं होता। इसलिए इमरान खान बार बार कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस्तीफा दो। फिर दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि सेनेट के अंदर पूरी दुनिया को पता है कि खुफिया राय शुमारी हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने तस्दीक करने का हुक्म जारी किया, वो भी आपने उसको हवा में उड़ा दिया। अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए तो वो तो फिर किसी और के हवाले से और किसी और के खिलाफ होनी चाहिए। और फिर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि 400 डस्का इलेक्शन के अंदर 400 आपके स्टेशंस हैं, 200 के अंदर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे वो कहते हैं कि जनाब मामला खराब है, आपने पूरे का पूरा इलेक्शन जो है दोबारा करवा दिया। फिर ये भी आपको शाइस्ता याद रखना चाहिए कि यूसुफ रजा गिलानी का बेटा जो है ना, वो कौम को ट्यूशन पढ़ा रहा था कि आपने किस तरह वोट जो है वो जाया करना है। तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और फिर सबसे जो बड़ा मसला है ना, आप जो कह रही है ना कि खान साहब मौका फराहम कर रहे हैं, खान साहब को तो 2/3 अक्सरियत कौम बहुत पहले की दे चुकी है, अब ये रास्ते रोकने की कोशिश की जा रही है। ये इंडिपेंडेंट सर्वेज आपको बता रहे हैं, एक खौफ जो इस वक्त ये 13-14 जमातों में छाया हुआ है, ये उसकी एक कड़ी है कि इमरान खान को किसी तरह दीवार से लगाया जाए। और दूसरी बात, ये तौहीन अदालत की जो कार्रवाई से पहले जो कह रहे हैं ना कि आप की वारंट हम जारी कर दिए और ये कुछ नहीं होगा। और इरफान, आपको लगता है कि जो 13-14 जमातें जिनकी आप बात कर रहे हैं कि जिनमें खौफ की लहर है खान साहब की वजह से, क्या वो अब भी बाकी है? बिल्कुल मुंतशिर हो गई। पंजाब के अंदर क्या हुआ, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, आई टोटली एग्री विद दैट कि कहीं नजर नहीं आ रही। फॉरेन पॉलिसी का मामला हो, आपको एक पेज पे नजर नहीं आती। आज मैं अभी एक स्टेटमेंट देख रहा था और ये जारी करवाई गई है कि ये क्रेडिट जो सऊदी अरब ने जो कमिटमेंट्स की हैं, प्लेजेस की हैं, ये सारे का सारा क्रेडिट जो है वो शहबाज शरीफ साहब को जाता है। और फिर हम उससे पहले भी खबरें ये देख रहे थे, एक और हेडलाइन चली कि क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को जाता है। पहले तो ये तयन कर लिया जाए कि ये क्रेडिट किसने लेना है और सियासी जमातों ने लेना है। और दूसरी तरफ अब आने वाला जो वक्त है वो इलेक्शन का है, नई अलाइनमेंट होगी, सेटिंग्स होगी, कमिटमेंट्स होंगी, आगे कैसे बढ़ना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है ना बहुत जल्दी अपने जो रंग है वो जरूर दिखाएगी। ठीक है, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, क्या वजह है तहरीक इंसाफ की क़यादत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो ये मैच पड़ा हुआ है, क्यों पड़ा हुआ है? ये ख़त्म होगा सिलसिला? कभी हम देखेंगे कि सारी सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ के जो मामलात हैं वो ठीक हो जाएंगे? अगर इमरान खान साहब गालम गलूच बंद कर दें तो ठीक हो जाएगी। ऐसी गालम गलूच उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में और फिर एक एडिशनल सेशन जज के बारे में की, उन्हें कंटेम्प्ट का नोटिस हुआ, माफ़ी मांगनी पड़ी। फिर ऐसे ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में किया, उन्होंने 2 दफ़ा माफ़ी मांगी। देखें, जब आप इस तरह के इदारों के बारे में, ये कोई सियासी जमातें तो नहीं हैं, इलेक्शन कमीशन हो गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, आप इनको मुखालफ सियासी जमातों के तौर पर ट्रीट नहीं कर सकते। ये आइनी इदारे हैं। पर हमारे यहाँ अफसोस की बात है कि जो हमारे यहाँ लोग हैं वो अपने सियासी मकासद के लिए इनको सियासी जमातों के तौर पर ट्रीट करने लग जाते हैं। लेकिन मुजम्मिल साहब, कतई कलामी की माफी, लेकिन ये इल्जामात तो सभी देते हैं ना। जब नून लीग थी वो भी यही कहती थी कि नाब न्याजी गठजोड़, अब जो खान साहब हैं वो इलेक्शन कमीशन और नून लीग के साथ जोड़ देते हैं। नैब आईनी इदारा नहीं था, उसके पास कंटेम्प्ट के इख्तियारात नहीं थे। देखें ना, आप चीज़ों को ट्विस्ट करती हैं। यहाँ तो आपको पता नहीं कि नैब के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के इख्तियारात नहीं थे और लेकिन इदारा तो है ना, के पास मौजूद हैं। नहीं, इस तरह तो आप कल कहेंगी पुलिस भी इदारा है, इस तरह आप कहेंगी FIA भी इदारा है। कुछ आईनी इदारे हैं जिनकी इज्जत और तहरीम
आइन में लिखी गई है कि आप इनकी तौहीन नहीं कर सकते। उनको तौहीन के कंटेम्प्ट की पावर्स दी गई हैं, किसी मंतक के तहत दी गई है ना। ये पुलिस को तो नहीं दी गई, ये FIA और NAB को तो नहीं दी गई, ये तो दी गई हैं उन आइनी इदारों को जिन्होंने कहीं ना कहीं कोई फैसला करना है, जूरिस्प्रूडेंस करनी है। और इलेक्शन कमीशन उनमें से एक इदारा है। PTI ने बहुत फाइट की है कि इलेक्शन कमीशन के पास तौहीन इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं, लेकिन ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से अपहेल्ड हो गया है, जिसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को गालिम गलोच का कल्चर कम करना चाहिए। आइनी इदारों के बारे में सियासी जमातों के साथ जो उनका रवैया है वो आइनी इदारों और बिलखसूस अदलिया और इलेक्शन कमीशन के साथ नहीं होना चाहिए। उन्हें इदारों का एहतराम सीखना होगा, इसी में जमहूरियत है। इख्तलाफ भी आप जो है अखलाकी हदूद के अंदर कर सकते हैं। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप गालम गलूच और तज़हीक करें किसी इदारे की और फिर आप कहें। आप ये एक अजीब मंतक है कि एक चोर ये कहे कि पहले जब तक बाकी चोरों को सज़ा नहीं दी जाएगी तब तक मेरी चोरी का मामला ना देखा जाए। क्या आइन और कानून किसी चोर को ये इख्तियार देता है कि वो ये कह दे कि पहले मेरी चोरी तब तक ना देखें जब तक दूसरों की चोरी ना देखी जाए? ऐसे तो पनामा में 423 लोग थे, आपने सिर्फ एक को नवाज शरीफ को सजा दी, 422 को तो नहीं दी। उसमें जाकर उन्होंने तो तब तो नहीं ये मंतक मानी गई कि पहले बाकियों को दे दें, फिर मेरी बारी आएगी। खान साहब को अपना रवैया तब्दील करना पड़ेगा। आपका पॉइंट आ गया। NBC आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, क्विकली कमेंट कर दीजिएगा। मैं इम्तियाज साहब की बात पे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जो मसाइल हैं खान साहब के वो वही हैं जो इम्तियाज साहब ने बताए, और इन मसाइल की बुनियाद 2018 में पड़ी, जब कुछ लोगों ने उन्हें गोद लिया, कुछ लोगों ने उनको बनाया, संवारा, सजाया और शहबाला दूल्हा बनाकर उनको स्टेज पर बिठाया, और उसके बाद अचानक वो स्टेज खींच लिया गया कि भैया हम न्यूट्रल हो रहे हैं, हम न्यूट्रल हो गए। फिर उन्होंने न्यूट्रल को जानवर कह दिया। उसके बाद एक प्रोसेस शुरू हुआ, और वो प्रोसेस जो था, अच्छा उससे पहले एक प्रोसेस ISI के चीफ का भी हो चुका था, जिसको खान साहब ने गुस्से में आके कहा था निकाल दें, और वो ISI चीफ आज आर्मी चीफ है। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि खान साहब को एक मिनट शायस्ता, एक मिनट, खान साहब को ज़्यादा खतरनाक मसाइल अपनी पार्टी के अंदर हैं। ठीक, परवेज इलाही चौधरी पर 3000 अरब का स्कैंडल, 3000 अरब रुपए का स्कैंडल, खान साहब फट पड़े यहाँ कल। ठीक है, बिल्कुल, जी ये इस पे फट पड़े जी, इस पे हम अगले सेगमेंट पे बात भी करेंगे। NBC पंजाब असम्बली में सूरत हाल जो है, वो लोग लहतुल्लाह से काम ले रहे हैं कि जो हम नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे। तो ये मेरे ख्याल खान साहब को ज्यादा परेशान कर रहा है। बाकी तो इशूज चलते रहेंगे, हो सकता है इशूज चलते ही रहेंगे। बिल्कुल आप ठीक है। NBC इरफान अभी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी इरफान, क्विकली कमेंट कर दीजिएगा, फिर मुझे ब्रेक लेनी है। देखिए मैं क्विकली आपको बता दूं कि अगर आईनी इदारों की बात आ गई है तो इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा इदारा नहीं है। इसी मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि ये फिक्स्ड बेंच है, इसका भी कोई जवाब देते फिर हमें। अगर सबकी इज्जत है, तकरीम है, बिल्कुल ठीक है, अदालतों का एहतराम भी लोगों पे होगा। फिर ये भी याद रखें शाइस्ता, गजब और इस सितम ज़रीफी इस मुल्क के अंदर ये है कि जिस अदालत ने मरियम नवाज को रिलीफ दिया ना, उनका एक सेल यहाँ पर लंदन में बैठकर कहता रहा कि इन्होंने राना शमीन को यहाँ पर बुलाकर क्या किया है। आपका नाम था ना इज्जत और तकरीम से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब अलहदा होते, कहते भाई मेरी इज्जत का मामला है, यहाँ पर मेरे पे उंगली उठा रही है, मैं फैसला नहीं सुनाऊंगा। लेकिन फैसला सुनाया गया तो इज्जत अदारों की जहाँ पे आती है वहां पे सुप्रीम कोर्ट की सबसे ज्यादा पहले आनी चाहिए। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पंजाब में तहरीक इंसाफ और परवेज इलाही के दरमियान इख्तलाफात बढ़ने लगे हैं। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अपने इत्तेहादी वजीर आला परवेज इलाही पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा कि परवेज इलाही की अरबों की करप्शन के इल्जामात के बायस तहरीक इंसाफ की मकबूलियत मुतासर हो रही है। इमरान खान के इस बयान के फौरन बाद वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान से मुलाकात भी की है।
अब सवाल यह है कि क्या परवेज़ इलाही की वजह से इमरान खान को सियासी नुकसान हो रहा है? मुजम्मिल सॉरवटी साहब, खान साहब जो ये खफा हुए हैं, जो रिपोर्ट्स उन तक पहुंची हैं, क्या ये आप तक भी पहुंची हैं? क्या इत्तलात हैं आपके पास? देखें, इस वक्त परवेज़ इलाही इमरान खान साहब की मजबूरी है। वो अपनी हिमायत परवेज़ इलाही से विड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि पंजाब हुकूमत के बगैर तो इमरान खान साहब ख़ुद को सेफ़ फील नहीं कर सकते। एक सेफ़ हेवन के तौर पे पंजाब हुकूमत को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसलिए परवेज़ इलाही से उन्हें कितने भी गिले हों, वो पंजाब असम्बली ना तोड़ें, वो PTI की कोई बात ना माने, लेकिन इस वक्त वो ऐसी कड़वी गोली हैं जो इमरान खान के पास खाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये दुरुस्त है कि कभी इमरान खान साहब परवेज़ इलाही साहब को आंखें दिखाते हैं और कभी परवेज़ इलाही साहब इमरान खान को आंखें दिखाते हैं, क्योंकि ये एक मिसमैच सा कपल है और ये रोज़ाना कभी हमने देखा है कमर बाजवा के मौक़िफ़ पर दोनों एक दूसरे के दरमियान एक दूसरे का मीडिया ट्रायल शुरू कर देते हैं और फिर दूसरी बातों पर भी एक दूसरे का मीडिया ट्रायल शुरू कर देते हैं। रोज़ अपने गंदे मुज़म्मिल साहब, मिसमैच कपल है या जो भी है, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपके पास इस बारे में क्या इत्तलात हैं, ये जो करप्शन वाली बातें चल रही हैं? देखिए, निजी महफिलों में ऐसी बातें हो रही हैं, लेकिन अभी कोई ऑन द रिकॉर्ड बात नहीं की, ना इमरान खान साहब ने ना परवेज़ इलाही साहब ने। ये जो बातें रिपोर्ट हुई हैं, ये कोई निजी गुफ्तगू है जो रिपोर्ट हुई है, जिसकी बाद में तरदीद भी की गई है, लेकिन जिन लोगों के साथ की गई हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड इसकी तस्दीक भी करते हैं और इसको अब फायर फाइटिंग का काम किया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि गैप दिन ब दिन इतना बढ़ता जा रहा है कि जिस दिन पंजाब हुकूमत ख़त्म हुई उस दिन काफ लीग और PTI का इत्तेहाद भी ख़त्म हो जाएगा। ये उस दिन से आगे इकट्ठे नहीं चल सकते जिस दिन हुकूमत ख़त्म होगी। ठीक है, इम्तियाज़ गुल साहब, पहले सीट एडजस्टमेंट पर इख्तलाफात हमने देखे, फिर असम्बली तहलील होने के मामले पर भी इख्तलाफात सामने आए, अब ये करप्शन की बातें और ये मेल मुलाकातें हैं। आपके ख्याल में क्या लगता है, ये इत्तेहाद डूबने जा रहा है? इतनी आसानी से ये इत्तेहाद डूबेगा नहीं, बहुत सारी मुश्किलात में से गुजरा है और अब इमरान खान और उनके साथियों को भी इस अमर का एहसास हो गया है कि इस मुतलातम समंदर में उनकी नाव इस वक्त फंसी हुई है और उसको वाहिद सहारा इस वक्त PMLQ का हासिल है, और वो भी मुल्क के सबसे बड़े सूबे में जहाँ पे वो बहरहाल अपना एक असर रखते हैं। और इसीलिए इमरान खान साहब बैकफुट पे गए हैं, कुछ बातें उन्होंने सुनी हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ज़ाहिर है बड़े ज़ीरक पुराने सियासतदान हैं, उन्होंने GHQ के साथ भी अपनी दोस्ती निभा ली है और इसके साथ साथ वो इस अमर का इरादा भी कर रहे हैं कि इमरान खान के साथ उनकी दोस्ती अब अटूट है, यानी अब टूटेगी नहीं। और उसकी बुनियादी वजह जो मुझे समझ आती है कि वो अपने बेटे का मुस्तकबिल इमरान खान या PTI के साथ देख रहे हैं। अगर ना भी हुआ तो ऐन मुमकिन है, अगर कोई मंसूबा इस नौयत का हुआ कि PTI को तोड़ना है तो PTI से कई लोग हो सकते हैं टूट के PMLQ के पास चले जाएं। तो मौजूदा सूरत हाल का बहुत सारा फ़ायदा, बराह रास्त फ़ायदा जो है PMLQ को हो सकता है अगर PTI टूट फूट का शिकार हो गई तो। ठीक, NBC, आपके ख्याल में परवेज़ इलाही को इमरान खान की ज़रूरत है इस वक्त या फिर इमरान खान को परवेज़ इलाही की? नहीं, मेरा ख्याल है खान साहब को कतई ज़रूरत नहीं है परवेज़ इलाही की। खान साहब अपनी मकबूलियत और अपना जो उनका एक इमेज है उसको मुतासिर नहीं होने देना चाहते। और जो खबर छपी है, जो अब बातें हो रही हैं, एक ऐसे अखबार में है जिसकी खबरें ज़्यादातर सही होती हैं, दुरुस्त होती हैं। इसी बुनियाद पर इसका चर्चा पूरी दुनिया में इस वक्त हो रहा है। साथ ही साथ ये कि लाहौर का जो मास्टर प्लान है उसको उड़ा दिया है हाई कोर्ट ने कि किस तरह मंजूर कर लिया आपने। एक मसला ये भी है, एक मसला असम्बली की तहलील भी है जहाँ जानबूझ के परवेज़ इलाही ने इमरान खान साहब को डॉच किया है। ये तयशुदा बात है कि उन्होंने डॉच किया है और गवर्नर साहब ने वो लेटर भेज दिया है, मोहब्बतनामा, और वो चैलेंज हो गया है कोर्ट में। कोर्ट ने 11 तारीख तक की डेट दे दी। अब 11 तारीख तक तो असम्बली, उसके बाद क्या होता है, कल भी मैंने बात की थी कि तारीख पे तारीख और फिर अदालत पे अदालत, ये एक इम्कान है। तो मुझे नहीं लगता, देखिए परवेज़ इलाही की जब ज़रूरत थी इमरान खान साहब को तो उनसे ताउन हासिल कर लिया गया था, लेकिन परवेज़ इलाही के जो कुछ अब वफादारी की जहाँ तक बात है, जब इम्तियाज़ साहब कह रहे थे, तो वफादारी तो मुशर्रफ साहब से बहुत ज़्यादा थी।
कि इनको हम 11-12 वर्दी में लेकर आएंगे प्रेसिडेंट, और फिर 12वीं बार छोड़ दिया, भाग गए। और उसके बाद जब आसिफ जरदारी साहब आए उनके साथ हो गए। तो ये तो हर मतलब वो बिल्ली होती है ना जो 11 घर झांकती है, उस तरह के लोग हैं ये हुए, फवाद चौधरी हुए, और पीपल्स पार्टी में ऐसे लोग होंगे जो अभी नहीं है, अब आ रहे हैं बलूचिस्तान से वो लोग। बिल्ली के हवाले से एक और एग्जाम्पल भी है एनबीसी, क्या बताओ? 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अब वो हज तो नहीं जा रहे हज को, अभी फिलहाल उनका हज का प्रोग्राम नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि खानवादे चौधरी टूटने के बाद परवेज इलाही की कोई अहमियत बाकी रह गई है। परवेज इलाही आम इंतखाबात में अगर पीटीआई के बगैर गए तो मारे जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा, खुक नहीं मिलेगा उनको। और परवेज इलाही के खिलाफ पीटीआई में जो एमपीज हैं और एमएनएज हैं उनमें एक रिजल्टमेंट है, मौजूद है कि आप अगर आपने इंतखाबात में इनको एडजस्ट करने की कोशिश की हमारी सीट्स पर तो मसला हो जाएगा। वो खासा बड़े मसाइल के दो चार हैं। और ये जो मसला है करप्शन वाला, ये तो आपको पता है कि बुजदार साहब के दौर से चल रहा है। उस दौर से हम बात कर रहे थे ये कि चल रही करप्शन, और आज भी जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। ठीक, इरफान, इम्तियाज़ गुल साहब तो ये कह रहे हैं कि इतनी आसानी से ये इत्तेहाद टूटने वाला नहीं है, लेकिन इधर इख्तलाफात की बातें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खबरें आ रही हैं मुस्तकिल। उधर ये खबर भी आ रही है कि कल आसिफ जरदारी साहब लाहौर पहुंच रहे हैं, तो क्या मुमकिन है कोई सरप्राइज कुछ आ जाए? पहले तो कल मैंने इसी प्रोग्राम में बैठकर आपको कहा था कि गए हैं मनाने के लिए, तरले कर रहे हैं कि किसी तरह की जो नोटिस का सिलसिला शुरू हो गया ना, क्योंकि उसी वक्त ये डेवलपमेंट्स हो रही थी कि मुलाकात है और फिर मुनस भी मुल्क में नहीं, और फिर कोट अनकोट मैं आपको बता रहा हूँ इमरान खान के अल्फाज थे, इमरान खान साहब के, कि मुनस कहाँ पर है। और फिर ऑब्वियसली कंसर्न जो है वो पाया जाता है कि अगर इमरान खान की जमात को इस्तेमाल करके, जो एक यकीनन एक साथ है कुछ अरसे के लिए, आप पंजाब में हुकूमत भी बनाएं और फिर ऊपर से करप्शन अगर सामने आ रही है, इसका जवाब भी कोई नहीं देगा, तो मैं समझता हूँ कि ये काफली के लिए, उनकी सियासत के लिए और इस इत्तेहाद के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। हमने पहले दिन से ये देखा है ब्लैकमेलिंग की सियासत काफली की तरफ से की गई है। इमरान खान को नेपीज तक जो है वो गिनवाई गई। इमरान खान को यहाँ तक कह दिया गया कि अपने इस जमात को अपनी हद में रहना चाहिए। तो ये जो जुबान बोलते हैं परवेज इलाही साहब, ये कोई इत्तेहादियों वाली जुबान नहीं है। अब आसिफ अली जरदारी साहब आकर जाहिर सी बात है कुछ ऑफर्स करवाएंगे अगर ऐसा मुमकिन है। अभी कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं है और हमें स्पेकुलेशन पे बात जो है वो इतना इस तरह नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि राशिक इलाही का जाना उस मीटिंग के अंदर ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि राशिक का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और वो ज्यादातर जो है वो सियासत से दूर रहते हैं। परवेज इलाही साहब अपने बेटे को लेकर गए, उनको पास बिठाया और वो बातें जो अपने भाई के हवाले से करनी थी वो उन्होंने की और उसको बकायदा कहा भी गया कि मान लिया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इत्तेहाद है काफली का, ये जरूरत है। आई टोटली एग्री विद दिस, ये जरूरत है काफली की, खान साहब की नहीं है। अभी जो बात नासिर भाई कर रहे थे कि इमरान खान को किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मुस्लिम लीग काफ हटती है तो फिर खान साहब के हाथ से पंजाब तो चला जाएगा, तो किसी हद तक तो जरूरत भी है। एक मैं बात मुकम्मल कर दूं, इमरान खान, हमारे जो इमरान खान साहब के जो मुखालिफिन है ना, उनकी सियासत भी इमरान खान के बगैर मुकम्मल नहीं होती। अगर पंजाब कोई समझता है ना सेफ हेवन है, तो वो केपी भी जाकर बैठ सकते हैं। आपने अगर इमरान खान को गिरफ्तार भी करना है ना, आप करके देख लें। और जहां तक सियासत किसी की खत्म होने का ताल्लुक है, ये इत्तेहाद जरूरत है काफली की ज्यादा। अब तो ज्यादा जरूरत हो गई। मुनस कहाँ पर बैठे हुए हैं, आप अगर फोन करें, जो 2-3 लोग हैं जो राब्ते में रहते हैं, तो आपको पूरी कहानी बताएंगे कि इस वक्त कितनी बुरे हालात हैं काफली के। और परवेज इलाही साहब ने अभी कुछ ही देर पहले एक बयान भी दिया ना कि बड़ा लीडर इमरान खान, और फिर 2 दिन पहले भी कह रहे थे कि कायद आजम के बाद अगर कोई बड़ा लीडर है तो वो इमरान खान। तो कभी नेपीज की बात करते हैं, कभी वो दर्जा दूसरा दे देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये रंग बदल रहे हैं, अपने रंग जिस डाल पे बैठते हैं वही रंग इनका हमें नजर आता है। ठीक, मुजम्मिल सौरवर्दी, वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। वाह, मुजम्मिल सौरवर्दी साहब, आपकी क्या राय है इस इत्तेहाद के बारे में? नहीं, ये इत्तेहाद पंजाब की हुकूमत इमरान खान की ज़रूरत है। काफ लीग को तो दूसरी तरफ से भी वज़ारत आला मिल सकती है।
परवेज लाई को तो लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब का कल का बयान आप भूल गए मुजम्मिल साहब। वो तो कहते हैं कि परवेज लाई साहब करीब भी ना आए उनके, खुदा ना करे, और इसी तरह की बहुत सी बातें। और ये भी कहते हैं कि पीडीएम के तो दरवाजे बंद हो गए परवेज लाई पर। बेशक सियासत में किसी के लिए, अगर इमरान खान के परवेज लाई के लिए नहीं बंद तो फिर परवेज लाई के पीडीएम के लिए भी नहीं बंद। हमने नामुमकिन को मुमकिन होते सियासत में देखा है। और अगर सुबह परवेज लाई साहब नरम गोशा दिखाएंगे तो पीडीएम अपने दरवाजे खोल देगी। लेकिन अगर परवेज लाई को तो ऑप्शन अवेलेबल है, इमरान खान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। आज परवेज लाई उन्हें छोड़ के चले जाते हैं। एक आदमी मुंह पे कहता है मैं तुम्हारी नैपियां फौज बदलती रही, एक आदमी मुंह पे कहता है कि अगर किसी ने बाजवा के बारे में बात की तो मैं मेरे ख्याल से अगर हम टू द पॉइंट रहें तो ज्यादा बेहतर है। बहरहाल मैं दोबारा आपकी जानिब आऊंगी। इरफान साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे। जी इरफान। देखिए, ये जो परवेज लाई साहब है ना, हमने हमेशा से इनकी सियासत, ये व्हीलर डीलर है, इन्हें जहां से जो कुछ मिलेगा ये हासिल कर लेंगे। खान साहब को फर्क नहीं पड़ेगा, ऑप्शन फार्मूला ये तय पाया। मैंने कुछ दिन पहले भी ये बात कही थी, मैं दोबारा आपके सामने रख देता हूं। और ये हाई सोर्स है पीटीआई का, जो ऑप्शन जेरे गौर आया कि अगर इत्तेमाद का वोट लेने में नाकाम रहे तो फिर खान साहब इस्तीफों के ऑप्शन पर गौर करेंगे। और 11 की समात, हमने उस दिन भी कहा था 11 जनवरी की समात हाई कोर्ट की आप मत भूलें, और उसके बाद पंजाब की हद तक फैसला कर लिया जाएगा। ये मुजम्मिल भाई की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पंजाब जो है इंपॉर्टेंट हर हुकूमत के लिए होता है। जो पंजाब में हुकूमत बनाएगा वो यकीनन पूरे मुल्क में हुकूमत बनाता है, और पंजाब बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस हद तक बिल्कुल ये दुरुस्त बात है। लेकिन आपको 11 जनवरी याद रखना चाहिए। हाई कोर्ट अगर फैसला कर देगी, दे देगी कि जाए इत्तेमाद का वोट ले, तो फिर आपके सामने ये तमाम चीजें सियासी जो इस वक्त पेचीदगियां ये अनफोल्ड होना शुरू हो जाएंगी, और इसका हल भी सामने हमें नजर आएगा। ठीक, एनबीसी। हाँ, मैं कह रहा था कि जहाँ तक पीडीएम का ताल्लुक है, पीडीएम के कई लोग वाज़ेह तौर से कह चुके हैं कि अब परवेज लाई हमें कबूल नहीं है। अभी ख्वाजा आसिफ ने जो कुछ कहा वो बता दिया आपने। जरदारी साहब से कहा गया था, जरदारी साहब बड़े मुहतात होकर बोलते हैं, पता है आपको, उनके जुमले खा जाते हैं वो बीच में, और एक जुमला छोड़कर उसे मुकम्मल नहीं करते हैं, वो ख़ास स्टाइल है उनका। जब उनसे कहा गया कि क्या परवेज लाई साहब से दोबारा बात हो सकती है, तो उनका अब उस चौधरी से क्या बात करना, अब उस चौधरी से क्या बात करना और क्यों करना, ये उनका जुमला था। और जुमला ताकतवर जुमला है, क्योंकि उस चौधरी ने उनको धोखा दिया, मिठाई खा के चला गया उनके पैसों की, और जाके कहीं और मिल गया। तो वो उनको लगी है बहुत जोर से। जब जोर से लगी है जरदारी साहब को, तो वो एक ज़ाहिर है उनका खास करैक्टर है कि उसको भूलते नहीं है, वो उसको नहीं भूलते हैं। तो मेरा अपना ख्याल है परवेज लाई साहब को अब तो मुनिस को देना पड़ेगा या राशिक को देना पड़ेगा, क्योंकि अब राशिक अकीदा तो वो रहे नहीं है सियासी तौर पर। सही। इम्तियाज गुल साहब, पंजाब में जो ये बहरान हम बड़े तवील अरसे से देख रहे हैं, क्या ये ख़त्म होता दिखाई दे रहा है? देखिए, अगले 2-3 दिन में बात वाज़ेह हो जाएगी कि ये सूरत हाल किस तरफ को जा रही है। बाकी उससे पहले जो बात हुई वो यही कि जो ख्वाजा आसिफ ने कहा या जरदारी साहब ने कहा, मैं बसद एहतराम ये कहूँगा कि जहाँ पे इक़्तिदार की बात आती है, जहाँ पे माली मनफ़ियत की बात आती है, इन्वेस्टमेंट की बात आती है, तो वहाँ पे कोई भी दरवाज़ा आपको बंद कभी नहीं मिलेगा। जो लोग अपने एक दूसरे के गिरबान खींचने की बात करते थे, सड़कों पर रगड़ने की बात करें, अगर वो फिर गले मिल गए हैं तो उसमें वो फिर परवेज लाई साहब को भी वो गले लगा लेंगे। उसमें ऐसा क्या है? तो असल मसला ये होगा कि जुडिशल यानी अदालती सतह पे अब ये मामला किस तरफ को जाता है। आया अदालत परवेज लाई को एतमाद का वोट लेने का कहती है या नहीं? क्योंकि मुसलसल अगर राना सनाउल्लाह साहब को देखें, अता तारड़ को देखें, तो वो तो इसी बात पे इसरार कर रहे हैं कि इनको एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। लेकिन कंटेंशन उनकी चौधरी परवेज लाई की यही है कि वो गवर्नर के कहने पे एतमाद का वोट नहीं लेंगे। अपने तय अगर उन्होंने मूव की तो वो अभी मुझे ये लगता है कि अगर अदालत ने कह दिया तो जाहिर है इससे वो इसको अवॉइड नहीं कर सकेंगे, और फिर हम दोबारा उस बंद गली की तरफ चले जाएंगे जहाँ पे इमरान खान का ये ख्याल है कि वो बमै तमाम अरकान के असम्बली से वॉकआउट कर जाएंगे। सही। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, देखें, अगर इमरान खान साहब ने पंजाब असम्बली से इस्तीफ़े दिए तो भी काफ लीग इस्तीफ़े नहीं देगी।
जैसे कि मोनस इलाई ने, हसनैन इलाई ने, जो बज़ाहिर पंजाब में इमरान खान के साथ दिए हैं, उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफ़े नहीं दिए हैं, बल्कि हसनैन इलाई तो लीडर ऑफ द अपोजिशन बनने के लिए लॉबिंग कर रहे थे कौमी असम्बली में और बिड कर रहे थे कि मुझे पगाड़ अली के साथ मिलकर हमें लीडर ऑफ द अपोजिशन बना दिया जाए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो इस्तीफ़े तो नहीं देंगे। पीटीआई अगर निकलेगी तो कौमी असम्बली वाली सूरत हाल होगी, नून लीग अपना, पीडीएम अपना वज़ीर आला ले आएगी और फिर ये इस्तीफ़ा इस तरह 1 साल चलता रहेगा। वो तो फ्री वॉक ओवर देने वाली बात है पीडीएम को, जैसे कौमी असम्बली में दी गई। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, ये सवाल जब हमने सोशल मीडिया सारफीन के सामने रखा कि करप्शन इल्ज़ामात पर इमरान खान और परवेज़ इलाही जो हैं वो उनके दरमियान गर्मा गर्मी हुई है, परवेज़ इलाही की इमरान खान से मुलाकात भी हुई है, तो क्या परवेज़ इलाही की वजह से इमरान खान को सियासी नुकसान हो रहा है? 63% लोगों को लगता है कि जी हाँ, इमरान खान को परवेज़ इलाही की वजह से सियासी नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन 37% लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुल्क में मौशी बहरान हर दिन के साथ बेकाबू हो रहा है। हुकूमती पॉलिसियों के बाइस टेक्सटाइल और इससे मुतालिका सनतों में तकरीबन 70 लाख अफराद नौकरियों से महरूम हो गए हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि मुल्क में ये हालात किस तरफ जा रहे हैं। इम्तियाज़ गुल साहब, मुल्क में सबसे बड़ा मसला हम सुनते आ रहे हैं डॉलर है, डॉलर का मसला। अब जब सब बंद हो रहा है तो कहाँ से आएंगे डॉलर? देखिए, अव्वल तो बात ये जो 70 लाख नौकरियों की या बेरोज़गारी की बात है, हमें मेरा ख्याल है ये तस्दीक किए बगैर इस तरह की बात को फैलाना नहीं चाहिए। दूसरी बात, हकीकत ज़रूर है कि तकरीबन 5-6 महीने हो गए हैं जब से लेटर ऑफ क्रेडिट बंद हुए हैं। ख़ास तौर पे जो सनती केमिकल्स हैं जो बुनियाद होते हैं टेक्सटाइल्स के लिए, स्टील की इंडस्ट्री के लिए, और फार्मास्यूटिकल्स 2-3 बड़ी कंपनियां वो बंद करके चली गई हैं अपना कारोबार। तो उस वजह से चूँकि बल्कि 450 के करीब कंटेनर खुराक के, सोयाबीन के, इसके अलावा कुछ और अशाए खुराक हैं, वो सारे कराची पोर्ट पे फंसे हुए हैं क्योंकि डॉलर्स नहीं हैं। असल मसला ये है कि पाकिस्तान में चूँकि एक्सपोर्ट्स कम हैं, इंपोर्ट ज़्यादा हैं, हमें डॉलर ज़्यादा देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से अब चूँकि हमने एलसी नहीं खोल रहे हैं, लिहाजा खाम माल नहीं आया तो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, बेरोज़गारी बिलाशुबा फैली है, बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। सही। इम्तियाज़ साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मायूसी नहीं फैलानी चाहिए, लेकिन ये एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी वैल्यू एडेड टेक्सटाइल एसोसिएशंस के नुमाइंदों की जानिब से। उन्होंने ये फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए जिसकी बुनियाद पर ये सवाल मैंने आपसे किया। NBC, ज़राअत की तबाही हुई हमने देखा, फिर टेक्सटाइल ख़तरे में है, ऐसे में मईशत की बेहतरी की तवक्को कैसे की जा सकती है? देखिए, बहुत बेसिक्स हैं ये मईशत के, कि जब ऐसी सूरत हाल हो तो क्या करना चाहिए। ऐसी सूरत हाल में अपना थोड़ा पेट काटना पड़ता है, आपको थोड़ी किफ़ायत शुआरी करना होती है। किफ़ायत शुआरी बड़ी एहतियात से करना होती है। आपने सारी इंपोर्ट बंद कर दी और सारी इंपोर्ट में 4 व्हीलर्स शामिल नहीं थे, सारी इंपोर्ट में बड़ी गाड़ियाँ शामिल नहीं थी, कॉस्मेटिक्स शामिल नहीं था, तो उसका फ़ायदा क्या होगा? उसमें दवाएं आपकी कम हो गई, दवाओं का खाम माल कम हो गया, और उसकी वजह से आज की जो रिपोर्ट है मेरे पास कि डायलिसिस में मुश्किल हो रही है लोगों को। डायलिसिस के लिए जो दवाएं होती हैं वो दस्तियाब नहीं है, कम है, बहुत कम है। देखिए, तिजारती मैं 2010 में ले आता हूँ वापस आपको, वक्त कम है। एमरजेंसी से शुरू करें आप पाकिस्तान की, जो परवेज़ मुशर्रफ ने लगाई थी, और आज तक आप आ जाएं, डिक्लाइन है। नवाज शरीफ का एक दौर छोड़ के एक मुस्तकिल डिक्लाइन चल रहा है, और अभी भी हमें इस बात का फिक्र नहीं है कि हमारा डॉलर जो है वो कितने का है मार्केट में। कल मुफ्ता ने बिल्कुल सही कहा कि 260 का है, उसको 260 पर रखें, इसके बाद रुपया मुस्तकम हो जाएगा। ये फिलॉसफी है। तो मेरा ख्याल है में इक़दाम करना पड़ेंगे, बहुत सोच समझ के। सही। इरफान, ये जो बेरोजगारी बढ़ रही है, इसका नतीजा क्या निकलेगा? देखिए जी, नतीजा तो उसका आना शुरू हो गया है। लोग आटे की लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं और हालात खराब जा रहे हैं। मैं आपको सिर्फ ये इंडस्ट्री, चूंकि टेक्सटाइल से रिलेटेड सवाल था, ये फिगर्स पहुंचना लोगों तक बहुत ही जरूरी है। एक तो वो जो नंबर्स है ना, कि ये नंबर्स कहां से आए। एक तो लेबर मैनेजमेंट ने 75 लाख अफराद के हवाले से ये बात कही है,
और वो ये कहते हैं कि 40 लाख के करीब टेक्सटाइल से जुड़े हुए हैं। फिर एप्टमा के जो नंबर्स हैं वो 50 लाख के करीब हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि जिस मुल्क के अंदर आपकी हुकूमत आपके साथ खड़ी नहीं होती ना, वहां पे इंडस्ट्री फ्लरिश नहीं कर पाती। नंबर 1, आपने सस्ती बिजली का वादा किया था, यूनिट टेक्सटाइल को सस्ता देंगे, वो आप देने में नाकाम रहे। फिर ये मैं इस मौजूदा हुकूमत की बात कर रहा हूँ। फिर 5 अरब की जो डॉलर्स की जो मशीनरी है वो इस वक्त आपकी दरामद हो ही नहीं सकी। इंडस्ट्री आगे कैसे बढ़ेगी? कोविड के अंदर जो दुनिया से ऑर्डर्स आपको मिल रहे थे वो आपने एक अच्छा बूम आपको मिला, उसके बाद सब चीजें बंद हो गई। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात थी, सी पैक जब ये इनिशिएट हुआ, लोगों ने, टेक्सटाइल के लोगों ने जाके हुकूमत को कहा कि जनाब आप चाइना के बॉर्डर के ऊपर जो इंडस्ट्री लग रही है इस पर बात करें। आपने बात नहीं की। और ये जो मेड इन बांग्लादेश, दुनिया में कॉटन की जो पैदावार है ना, कपास, बांग्लादेश का नंबर जो है ना वो 40वां नंबर है, लेकिन वो उसका जो टोटल हुजम है वो 39 अरब डॉलर की बरामदात कर रहे हैं और वो 3रे नंबर पर है। पाकिस्तान दुनिया में 5वें नंबर पर है और हम पहले 10 ममालिक में बरामदात में कहीं नहीं आते। ठीक है, कथा कलामी की माफी चाहूंगी, वक्त कम है मेरे पास। मुजम्मिल साहब। नहीं, मैं समझता हूँ कि इस हवाले से ये बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस है हुकूमत की। जो भी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको चलते रहना चाहिए और इंडस्ट्रीज़ का बंद होना कोई हाल नहीं है। एक तो बेरोज़गारी है, फिर तो एक्सपोर्ट्स पहले ही कम हैं। अब आप ये कहें कि चूँकि रॉ मटेरियल हम सारा इंपोर्ट करते हैं, वो एक गलत काम है। हमें सस्टेनेबल इंडस्ट्री बनानी चाहिए, इंडिजिनस होना चाहिए हमारा रॉ मटेरियल। मैं इन चीज़ों से एग्री करता हूँ, लेकिन ये भी एक प्रोसेस होना चाहिए। आप ओवरनाइट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ों की इंपोर्ट तो फ़ौरन बंद होनी चाहिए, लेकिन जहाँ से एक्सपोर्ट है वहाँ ज़रूर उसको थोड़ी बहुत इजाज़त होनी चाहिए। ये फिगर्स बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि एक भी बेरोज़गारी, हमने तो देखा है, हमारे इतने जर्नलिस्ट पिछले दौर में बेरोज़गार हुए। बेरोज़गारी किसी भी तरह जो है एक पूरे घराने को जो है पूरा डिस्टेबलाइज कर देती। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया नाज़रीन। इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।